तो हेलो गाइस, कहानी शुरुआत होती है और हम देखते हैं एमसी की फाइट एक बंदे से हो जा रही थी और हमारे एमसी को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो फ्रीज होने लगती है। इस चीज को एमसी भी देख लेता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की वो कहने लगती है तो ये इस तरीके की आउटसाइड इग्निशन टाइप मैजिक को भी यूज कर सकता है और इस लड़की का नाम सिंथेरी होता है। वो बताती है ये स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तभी जो मीजो होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा शॉक्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। जो सिंसेंग्यून है वो एक्चुअली में स्टेटस इफेक्ट कैंसिल को यूज कर सकता है, तुम्हें मेरी जजमेंट को अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी और बताती है कि तुम अपनी आंखों से देखोगी। आखिरकार मैं उस बंदे को इतना ज्यादा बैडली स्काउट करना क्यों चाहती थी और उसे अपनी गिल्ड में शामिल करना क्यों चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो टीवी के ऊपर दोबारा देखती है, वो देखती है एमसी पूरी तरीके से जम चुका था, लेकिन वो फ्रोजन आइस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। उनको समझ नहीं आता कि आखिरकार एमसी कहाँ जा चुका है। हम देखते हैं जो उसका अपोनेंट था वो भी पूरी तरीके से शॉक था और कहने लगता है आखिरकार वो बंदा कहाँ पे चला गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है स्किल जो थी वो डेफिनेटली एक्टिवेट हुई थी, लेकिन आखिरकार कैसे वो बंदा यहाँ से गायब हो चुका है अनलेस उसने एक स्टेटस इफेक्ट कैंसिल नाम की स्किल को यूज ना किया हो। तो यहाँ पर कोई रास्ता ही नहीं है कि वो यहाँ से एस्केप कर सकता है। और क्या ये बंदा सच में एक न्यूबी हो सकता है? तभी हम देखते हैं एमसी उसके ऊपर से अटैक कर देता है। उस बंदे को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो सीधे ही नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि जो ट्रेनिंग मोड था उसकी वजह से एक लेयर बन जाती है उस अपोनेंट की बॉडी के ऊपर और उसे कोई भी इंजरी नहीं होती और वो बच जाता है। लेकिन सभी लोग जो इस फाइट को देख रहे थे वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं कि जो योनचुल था वो असल में हार चुका है। जो एक बी लेवल प्लेयर था वो एक डी लेवल प्लेयर से हार चुका है। सभी जो चैट ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट हो रही थी उसमें लोग क्रेजी हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं ये सिन सेंगुन, आखिरकार ये बंदा कौन है? तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे अभी अभी ऐसा लगा है कि उसने स्टेटस इफेक्ट कैंसिल को यूज किया है। लेकिन एक बंदा कहता है नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। तभी एक और बंदा कहता है क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होता जो सिन सेंगुन है वो पहले से कहीं ज्यादा डिफरेंट वाइब दे रहा है? जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा था वो इन सभी चीजों को देखकर वो भी शॉक्ड में आ जाता है। वो कहता है अगर मैं सच में ये चीज सोचूं इस बंदे के कहने के बाद, जो बास्टर्ड मतलब कि सिन सेंगुन एमसी है उसकी वाइब टोटली डिफरेंट हो चुकी है पहले से पूरी तरीके से। आखिरकार उसने किस तरीके की ट्रिक को यूज किया है? हम देखते हैं उसके ब्लड लस्ट साफ साफ नजर दिखाई दे रहा था। तभी सिंथेरी कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि उसने किसी तरीके की अवेकनिंग स्किल का यूज किया है। लेकिन मीजो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो भी पूरी तरीके से क्लूलेस थी। सिंथेरी कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि वो एक ट्रांजेस्ट कर चुका है या फिर उसने एक साइकिक एबिलिटी को यूज किया है और इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। और जितना कि मैं जानती हूँ उस स्किल को यूज करने के बाद जो उसका डैमेज होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके कारण तुम्हारी जो हालत होती है वो पूरी तरीके से एग्जॉशन भरी हो जाती है। और क्या ये बंदा सोच रहा था कि वो उसे पूरी तरीके से एक बार में खत्म कर सकता है, वो भी अपने ऊपर बिना एक हिट लेके आए? इसके पास काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था। मीजो को अभी भी यहाँ पर कुछ यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगते हैं यूनी डेफिनेटली ये चीज नहीं हो सकती, और लेकिन ये पूरी तरीके से अलग लिख रहा है। उसने इस तरीके की स्किल जब वो मेरे साथ था पहले कभी यूज नहीं की, और उस तरीके की स्किल को यूज करना एक फॉर्च्यून को पूरी तरीके से लुटा देने के बराबर है। तो सिंह तहरी कहने लगती है तो इसका मतलब दो में से एक ही हो सकता है। आइदर उसके पास कोई रीजन नहीं था इस स्किल को यूज करने के लिए जब तो वो तुम्हारे साथ में मौजूद था, और या फिर ये स्किल उसके पास पहले से मौजूद नहीं थी। जैसे कहने के बाद सिंथेरी शांत हो जाती है। हम देखते हैं वो सोचने लगते हैं उसने इतने कम समय में उस स्किल को यहाँ पर हासिल करने के लिए कैसे मिल गया, ये उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। तभी हम देखते हैं जो मिस एप्राजाइल होती है जिसने एमसी के जो आर्टिफैक्ट था उनकी जांच की थी, उससे कुछ पता चलता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा बैड है। जो आर्टिफैक्ट सिंसेंगुन ने बोट किया था आज, उसका नाम रेड मेडिटेशन ब्रेसलेट होता है और उसकी जो हिडन स्किल होती है वो साइकेडेमिक टाइप की होती है। जो सिंह तहरी पहले बता रही होती है वो सभी टाइप के स्टेमिना और अटैक पावर को बढ़ा देती है, और उसकी हिडन स्किल की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सिर्फ ओनली 0.02% होती है, जो काफी ज्यादा कम है। लेकिन एमसी ने उसे यूज कर लिया था जिस वजह से वो और भी ज्यादा शॉक्ड लग रही थी। वो कहने लगते हैं ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई इतने लो चांस के हिडन स्किल को एक्टिवेट कर सकता है। आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया? उसने जो सारे ऑड्स थे उन्हें किस तरीके से बीट कर दिया है? और उसके साथ तो ऐसा देखकर लग रहा है कि उसके साथ जो गॉडेस ऑफ लक है वो खुद ही मौजूद है, और ये सच बात होती है।
कि उसने जो साइकिक एबिलिटी होती है, जो 0.02% की हिडन एबिलिटी थी, उसे यूज कर लिया था। लेकिन उसका जो कूल डाउन था वो 1 घंटे का होता है, जो बहुत ही ज्यादा होता है। जिसके बाद एमसी कहने लगता है, वो काफी ज्यादा एक मैनिक टाइप का लग रहा था। वो कहता है कि आखिरकार तुम ब्रिस्ट ऑन द लाइन बेट के बारे में अब क्या कहते हो। हम देखते हैं जो बंदा था वो अपोनेंट वाला, वो काफी ज्यादा थक जाता है, मतलब कि डर चुका था और स्ट्रगल कर रहा था। हम देखते हैं एमसी कहता है कि हमें जो ट्रेनिंग मोड है उसे ऑफ कर देना चाहिए और फिर से दोबारा से फाइट करना चाहिए। हम देखते हैं वो बंदा अभी भी उसे गालियां दे जा रहा था और अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बेबस टाइप का हो चुका था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। साथ ही में वो कहता है मनी में, डैम इट, आखिरकार मैंने अपने गार्ड को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से डाउन कैसे कर दिया था। मैंने इस न्यूबी को पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इस लेवल पर इस तरीके की पावर को यहाँ पर यूज कर सकता है। हम देखते हैं वो अपने ग्राउंड में अपनी पावर को ब्लास्ट कर एमसी के ऊपर से अलग हो जाता है और कहता है कि मुझे अब इस चीज को सीरियसली लेने की जरूरत है। वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। जिसके बाद वो बंदा कहता है, फर्स्ट मुझे यहाँ पर अपना जो डिस्टेंस है उसे बनाए रखना होगा, लेकिन वेट, लेकिन क्या ये सिचुएशन यहाँ पर मेरे हक में लग रही है? ये पूरी तरीके से डिफरेंट है। मुझे नहीं पता कि जो सोंगो है उसने जो कहा था वो सच में था। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो मैं कभी भी इस तरीके की जो फाइट है उसे स्टार्ट नहीं करता। हम देखते हैं वो उसी बंदे को देखता है जो रिकॉर्डिंग कर रहा था और कहने लगता है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ बकवास कर रहा था, उसे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और वो बंदा उसके साथ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था और वो साथ ही में उसे गालियां भी दे रहा था। लेकिन तभी एमसी आकर उसके फेस को पकड़कर फिर से जमीन में मार देता है और कहता है कि ये टाइम आ चुका है हमारा जो फाइनल स्टेट में मतलब सेटलमेंट है उसे पूरा करने के लिए। हम देखते हैं उसके जो चेहरा था उसे पूरी तरीके से वो स्मैश कर देता है जमीन के अंदर और कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। थैंक्स टू ट्रेनिंग मोड तुमने जो सारे फेटल ब्लो हैं उसे पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया है। लेकिन वो बंदा चिल्लाते जा रहा था, वेट वेट, तुम यहाँ पर जीत चुके हो, ये तुम्हारे लिए काफी होने वाला है और मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा 500 मिलियन अभी के अभी, तुम मुझे यहाँ पर जाने दो। लेकिन एमसीओ से पीटते ही जा रहा था और कहता है, गुड, जो बैट है वो ओवर हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर प्योरली जो अपना रिवेंज है उसे पूरा कर सकता हूँ। और वो उसे मारते ही जा रहा था, लेकिन वो बंदा अभी भी चिल्लाता है, व्हाट, आखिरकार तुम किस रिवेंज की बात कर रहे हो? तुम फकर यहाँ पर मेरे ऊपर से अलग हो जाओ। जिसके बाद एमसी बताता है, व्हाट रिवेंज, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? दैट्स वाई, मैंने यहाँ पर पहले ही कहा था, ये सारी चीजों को तुम स्टार्ट कर रहे हो। वो बताता है 3 दिन पहले वो कार सेंटर गया हुआ था, जहाँ पर उस कार का ओनर मतलब कि जो कंपनी का ओनर था वो बताता है कि तुमने कार को रिपेयर तो करा लिया है, लेकिन तुम्हें फिर से इसे यहाँ पर लेकर आना होगा क्योंकि इस कार की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, ये बिल्कुल एक स्क्रैप के समान हो चुकी है। एमसी कहता है, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो बताता है, कार बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है और ये लास्ट टाइम में जब वो रिपेयर हो रही है, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। एमसी काफी ज्यादा शॉक था और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो बंदा बोलता है, मुझे पता है कि तुम इससे काफी ज्यादा अटैच हो, लेकिन तुम्हें इससे गुड बाय कहने की जरूरत आ चुकी है क्योंकि उसने वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक कैरी कर लिया है और अब तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। इस कारण तुम भी काफी ज्यादा हैप्पी होने वाले हो। हम देखते हैं एमसी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, साथ ही में जो वर्कर था वो भी इमोशनल हो चुका था। इसके बाद एमसी कहता है कि तुम्हें मेरी जो बिलव्ड जंग कार थी उसे यहाँ पर इतनी डैमेज नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से वो उसे मारने लगता है और कहता है कि जो मेरा रिवेंज था मैं वो उसे पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन वो बंदा कहता है कि सेठ, मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मेरी ये गलती थी, मैं यहाँ पर मारता हूँ। लेकिन हम देखते हैं एमसी के अटैक के कारण वो इतने ज्यादा डर जाता है कि वो अपने पेंट में ही कर लेता है। सभी लोग कहने लगते हैं, वो दयाल, ये कितने ज्यादा डिस्कस्टिंग है। एमसी भी शॉक्ड हो जाता है, ये बंदा यहाँ पर ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। और चैट में सभी लोग कहने लगते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है? वो बंदा रोने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर माफ कर दो, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आगे हम देखते हैं जो सभी बंदे थे उन्हें वहां पर बदबू भी आने लगती है। लेकिन जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा था वो कहने लगता है, फक, आखिरकार हम लोग अभी क्या करेंगे? वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे जो अपना यूट्यूब चैनल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जिसे देखकर वो बंदा शॉक्ड हो चुका था और कहने लगता है, मैनेजर। जिसके बाद हमें बताते हैं वो बंदा यूटोपिया गिल्ड का मैनेजर होता है, जो इस कांगडोंग रीजन का मैनेजर था और उसका नाम मून वेयोक होता है। वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जिसके बाद हम एमसी को देखते हैं, वो देखने लगता है कि आखिरकार उसकी सीट उसके ऊपर कहीं लग तो नहीं गई है। लेकिन मैनेजर उसको देखता है और कहता है, ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है
क्योंकि उसने सुना था इस बंदे ने अपनी पावर को रिसेंटली अवेकन किया है, लेकिन यट उसने इतने ज्यादा हाई लेवल के बंदे जो कि बी लेवल पर था और जिसके पास काफी एक्सपीरियंस था उसे आसानी से हरा दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बंदे को अपने आप ही जज करना होगा और इसकी स्किल को टेस्ट करना होगा। जिसके बाद वो एमसी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे टेक केयर करने के लिए और साथ ही में जो कंपनसेशन है उसे हैंडल करने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? लेकिन एमसी उससे कहता है कि सबसे पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ और आखिरकार तुम किसके लिए काम करते हो वो भी तुम मुझे बताओ। जिस वजह से हम देखते हैं मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और वो मनी में सोचने लगता है आखिरकार ये किस तरीके का एरोगेंट एटीट्यूड है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं बेट, मुझे नहीं लगता कि कोई वो एरोगेंस है, बल्कि ये कोई कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। जैसे कि उसे ऑलरेडी इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है उसे उस बारे में बहुत ही अच्छे से पता है। उसने ऑलरेडी ऐसे कई एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर चुका है, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से ये उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर सकता। लेकिन उसकी एबिलिटी जो वो पजेस करता है वो कोई मजाक भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत ही छुपकर उसे ग्रीड करने लगता है और बताता है मेरा नाम मेन ब्रेक होगा और मैं कांगडोंग रीजन का मैनेजर हूँ जो कि यूटोपिया गिल्ड के लिए काम करता हूँ। साथ ही में वो अपने लेटर इंट्रोडक्शन के लिए माफी भी मांगता है और वो मनी में सोच रहा था मुझे इसे स्काउट करने के लिए हर वो चीज करनी होगी जो कि मैं कर सकता हूँ। जिसके बाद वो बताता है कि यूटोपिया गिल्ड की तरफ से तुम्हें जो भी डैमेज पहुंचा है मैं उसे यहाँ पर हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तो एमसी उसे अपने मोबाइल बताता है और कहता है कि तुम सच में कह रहे हो। और वो मन में सोच रहा था जो मैनेजर था अगर मैं इसके जो मोस्ट ऑफ द डैमेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ले लेता हूँ तो मैं अपनी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो इसके साथ बना सकता हूँ और इसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इसे स्काउट करने के लिए भी मना सकता हूँ। लेकिन तभी एमसी कह देता है ऑलराइट, मुझे 2 बिलियन बोन चाहिए जो कि राउंड फिगर होने वाले हैं इस इंसिडेंट के लिए और मैं इससे पहले यहाँ पर 500 बिलियन कहने वाला था, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये इनफ होने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर इस चीज को बढ़ाना पड़ा क्योंकि इस वजह से मुझे काफी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी पहुंच चुका है। वो बंदा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है 2 मिलियन बोन। वो कहता है कि हम इसे एक बार में पे नहीं कर सकते लेकिन हम इसे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो एमसी कहता है कि ठीक है और तुम्हें उस बंदे के साथ जो कुछ भी करना है तुम उसे ले जा सकते हो। हम देखते हैं वो अभी भी होश में नहीं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं एक रूम के अंदर वो कहने लगते हैं आखिरकार वो कब यहाँ पर आने वाला है, दैट सिन सेंग्योन, हम उसका इंतजार कब से कर रहे हैं। हम देखते हैं उसके रूम के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स ने उसे बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे लेकिन वो बहुत ही मुश्किल के साथ अपने रूम के अंदर आ पाता है और वो पूछने लगते हैं लोग आखिरकार तुम्हारा किम मीशो के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप है। एमसी उनको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और कहने लगता है कि आखिरकार वो हर चीज को जानना क्यों चाहते हैं और वो इस चीज के कारण काफी ज्यादा थक भी चुका था। वो मनी में सोचने लगता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वो जो इस बारे में चिंता करने लगी हैं और ये लोगों के मुझे ट्रेडिंग करने के बारे में पता करना है, लेकिन मैं इस बारे में अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दे सकता। जिसके बाद हम देखते हैं वो हंसने लगता है और एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मुझे अपने पहले गेट के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि जो किम मिशो ने उसे यहाँ पर जो गेट रेड के लिए पूछा था और एमसी ने उसके लिए उसे हाँ कर दिया था। आज वो दिन है जहाँ पर उसे उस गेट के लिए तैयार होकर जाना था और एमसी कहने लगता है इसी गेट के लिए मैं अपने पास्ट वीक से तैयारी कर रहा था और आज दिन वो आ चुका है जब मेरी जो प्रोग्रेस है वो फाइनली काम आने वाली है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रहा था। हम देखते हैं उसने अपने स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डेक्सटर्टी, माना, लक और एवेजन डिफेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था अपने पॉइंट की मदद से और उसने अपने डीमन डैश स्किल को भी लेवल अप कर लिया था और जो ओवरवॉल्मिंग पावर इफेक्ट था उसके टाइटल्स की वजह से वो अब 2 सेकंड के लिए यहाँ पर लास्ट कर सकता है। साथ ही में डेल इफेक्ट की वजह से उसे यहाँ ने दुगना कर दिया था जो कि 5 सेकंड के लिए बढ़ा दिया था। उसने अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी, सारी स्किल्स को उसने अपग्रेड कर लिया था और अपने स्टेट्स को भी बढ़ा लिया था। वो कहने लगता है कि यही सिर्फ आखिरी चीज नहीं है, साथ ही में उसके जो रिजल्ट थे उसके एफर्ट की वजह से जो उसने ट्रेनिंग की थी उस वजह से उसे फुल चार्ज नाम की और एक ब्लेड वेल्डिंग ट्रेनिंग की नाम की स्किल भी मिल जाती है जो बेसिक लेवल की थी लेकिन उस गेट के लिए इनफ होने वाली हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सोचने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेप है जो मुझे करने हैं क्योंकि वो लास्ट बैटल में उसे पता चल चुका था कि वो बहुत सारी चीज को अभी भी लैग कर सकता है और वो सोचने लगता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में जैसा परफॉर्म कर पाता था वो अब इस लाइफ में बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जो उसने बुल फ्लॉट के साथ फाइट की थी उसे अपनी लाइफ को गैम्बल करना पड़ा था, अपनी जो लिमिटेड कॉम्बैट पावर है और जो पैटर्न है उससे फाइट करने के लिए लगा दिया था। अगर उसे उसके पैटर्न मालूम नहीं होते तो वो उसकी पावर के बलबूते पर उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता था।
शायद वो मारा भी जा सकता था। और इस बैटल में जब उसने जो ट्रैप बिछाया था उसे जमाने के लिए, वो भी उसमें बड़ी आसानी से बच चुका था। वो तो उसकी जो मूवमेंट स्किल है उसकी वजह से वो बच गया था, अदरवाइज ये काफी ज्यादा यहाँ पर डिफिकल्ट होने वाला था। वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द स्ट्रोंगर बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रोंगर मौजूद हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी लाइफ को जल्दी खो दूंगा। और मुझे यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ के जो रिगार्डलेस प्रोग्रेस है उसे और भी ज्यादा कंटिन्यू कर कर उसे और भी ज्यादा फास्ट बनाना होगा। साथ ही में मुझे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी जो पास्ट लाइफ का पाथ है उसे फिर से फॉलो करने वाला हूँ। लेकिन मैं जो सेकंड ब्रेक डाउन है जो 2040 में होने वाला है उसके लिए मुझे काफी ज्यादा तैयार होना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द फ्यूचर में जो होने वाला है उसे फेस करने के लिए स्ट्रोंगर बनना होगा, और मैं किसी से भी नहीं हार सकता, ना ही मैं इस बार किसी को लूज करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया था, वो बताता है इस जिंदगी में मैं यहाँ पर और भी ज्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ, सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ, बिल्कुल उस बंदे की तरह जिसने मुझे यहाँ पर बचाया था। तभी उसे एक कॉल आ जाता है, वो उसे उठाते हुए कहता है कि आखिरकार कौन है। जिसके बाद हमें बताते हैं जो रिपोर्टर पार्क सोंगमुन होता है, वो बताता है हेलो सिंगुन, क्या तुम्हें हमारा आज के जो इंटरव्यू है हमने प्लान किया था उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन एमसी तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है। वो बताता है कि मैं तो इस बारे में भूल ही चुका था। लेकिन वो फिर से कहता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाला हूँ, आखिरकार मैं इस तरीके की चीजों को कैसे भूल सकता हूँ। सामने वाला रिपोर्टर उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर वो लास्ट टाइम मिले थे। लेकिन एमसी पूरी तरीके से बारे में भूल ही चुका था और कहता है 7 बजे गेट है और उसे यहाँ पर 2 बजे के पहले पहुंचना है। इस वजह से वो सोचने लगता है कि उसे सिर्फ 15 मिनट है उस कैफे में पहुंचने के लिए। वो तुरंत यहाँ पर तैयार होने लगता है। उसके गेट के बाहर हम देखते हैं बहुत सारे रिपोर्टर्स अभी भी बैठे हुए थे और वहां पर उन्हें खाने के लिए, सोने के लिए सब चीज बना कर रखी थी। वो उसके घर के बाहर जाना ही नहीं चाहते थे। वो सभी लोग जानना चाहते थे आखिरकार उसके और किम मिशो के बीच में क्या चल रहा है। तभी सेंगयुन वहां पर पूरी तरीके से तैयार होकर आ जाता है और उसने अपने वेपन को भी कैरी कर लिया था। साथ ही में वो सभी से कहता है कि मेरे रास्ते से अलग हो जाओ, और वो अपनी साइकिक एबिलिटी को भी यूज कर रहा था, जिस वजह से हमें बताते हैं वो अपनी फिजिकल बॉडी को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है और यूजर की स्पीड काफी ज्यादा पॉइंट से बढ़ जाती है। जिसके बाद हम कैफे में देखते हैं रिपोर्टर वेट कर रहा था और एमसी वहीं पर आ जाता है। हम देखते हैं उसके ऑरे को देखकर वो दोनों ही लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो रिपोर्टर उससे बैठ जाने के लिए कहता है और कहता है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हो। तो एमसी उसे शुक्रिया कहता है। रिपोर्टर कहने लगता है क्या तुम सीधे डंजन से यहाँ पर आ रहे हो? तो एमसी कहता है नहीं, नॉट एट ऑल, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? और वो हंसने लगता है और एमसी कहने लगता है यहाँ पर आना ये कहीं ज्यादा हार्डर था एक डंजन में जाने। इसके बाद एमसी अपने ऑरा को अलग कर लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। लेकिन जो रिपोर्टर था वो हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर अपने चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। वो बताता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था, तुमने जो रिसेंट इंसिडेंट हुए थे कोस्टेरिया के अंदर उस बारे में भी इंटरव्यू करना चाहता था, और ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा चीजों से यहाँ पर गुजर चुके हो। लेकिन एमसी कहता है नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो बस छोटे मोटे से स्टेप थे। लेकिन वो कहता है हाउ एवर सेंगयुन, भले ही तुम कुछ भी यहाँ पर सोचो लेकिन तुम यहाँ पर सभी जो ऑल प्लेयर हैं उनके सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हो। बेल दो लोग ये भी क्लेम करते हैं कि तुम्हारे जो एक्सपीरियंस और लेवल है वो तुम्हारे जो न्यू रैंकिंग सिस्टम है उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा जो सडन अपीयरेंस और लो लेवल, लेकिन तुम्हारा जो सुपर न्यू भी होना, तुम्हारी जो पावर है वो सभी लोगों को जस्टिफाई नहीं करती है। लेकिन एमसी कहता है कम ऑन, ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं है। बाय द वे जो रिपोर्टर था वो कहने लगता है क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि जो काउंटलेस गिल्ड है वो तुम्हें रिक्वायर्ड करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। लेकिन एमसी सोचता है बेल, मैंने यहाँ पर प्लानिटी ऑफ जो कोल्ड कॉल्स हैं गिल्ड से आई हैं उनमें से एक एडन गिल्ड भी मौजूद है। वो बताने लगता है आई गेस तुम्हें यहाँ पर एडन गिल्ड के बारे में जानना चाहते हो या किसी और गिल्ड के बारे में। लेकिन वो बताता है कि नहीं, मैं इन गिल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उन गिल्ड के बारे में बात कर रहा हूँ जो अबॉर्ड में मौजूद है। एमसी इस बात से शॉक्ड हो जाता है। तो रिपोर्टर उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर न्यूज आई है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बारे में अवेयर होगे। वो बताता है कि टोटल 5 जो फॉरेन गिल्ड हैं वो तुम्हें रिक्वायर्ड करना चाहती हैं, और इसमें जो मेजर, और वो बताता है कि उसे मॉर्निंग में एक कॉल भी आई थी जो कि यहाँ पर कोरियन प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से थी। वो भी तुम्हें अपनी गिल्ड में यहाँ पर शामिल कराना चाहते थे, और इसी वजह से बस तुम्हारी जो आइडेंटिटी चेक है उसे भी रन करना चाहते हैं। और साथ ही में बताता है जो ज्यादातर फॉरेन गिल्ड होती हैं वो प्लेयर के अर्ली एज में उन्हें यहाँ पर रिक्वायर्ड कर लेती हैं क्योंकि उससे उनसे काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन प्रोबेबली ये पहली बार होने वाला है कि जब वो एक न्यूबी प्लेयर में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जो कि तुम जैसा बंदा हो चुका है। और मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें अपने जो सिक्योरिटी है उसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। प्लानिटी ऑफ पीपल उनकी तुम्हारे ऊपर पूरी तरीके से नजर है। और एमसी भी इस बारे में सोचते हुए जाने लगता है। वो कहता है
कि डैम इट, मैं तो यहाँ पर वन मैन आर्मी की जो गिल्ड है, मतलब कि एक ही बंदे की गिल्ड को स्टार्ट करना चाहता था जिससे मुझे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो फॉरेन गिल्ड है वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आखिरकार वो रैली उतनी ज्यादा डिफरेंट लेवल पर हो चुकी हैं, और क्या मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। वो बताता है एने भी मुझे सिर्फ गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मेरी पास्ट लाइफ में कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था सीरियसली। लेकिन तभी उसे मीज़ो वहाँ पर बुलाती है, जो कि वहाँ पर आ चुकी थी। वो बताती है मुझे कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो बताती है कि हमें यहाँ पर जो गेट का अपीयरेंस है उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए भी टाइम लग जाएगा। लेकिन तभी एमसी की नज़र उसके पीछे खड़ी हुई सिंध तहरी पर पड़ती है, और वो कहने लगता है ये पर्सन तो जिसे वो पहचानता है। जिसके बाद आगे किमिशो कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर आ गई। एमजी उसे देखता ही रहता है और मीजो उसे बताते हैं इसका नाम सिंध तहरी है, और ये भी मेरे साथ एडन गिल्ड में काम करती है, और हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम नियर बाई कैफे में जाकर वहां पर बात कर सकते हैं। लेकिन तभी सिंथेरी आगे आती है और कहती है मेरा नाम सिंथेरी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमसी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो मन में सोचने लगता है मैं इसे पहले से जानता हूँ, अगर किम मीशो मुझे ना बताती फिर भी मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूल सकता। यहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा जो इसे नहीं जानता होगा। इसे हम शैडो असेसन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका जो लेवल होता है और वो पूरे कोरिया में ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक होती है, और इसकी पॉपुलरिटी भी बहुत ही ज्यादा होती है। कंट्री में ही नहीं बल्कि कंट्री के बाहर भी इसकी पॉपुलरिटी बहुत ही ज्यादा होती है। और इसी कारण से जो ईडन गिल्ड का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उसके पीछे इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसकी ही केवल जो एग्जिस्टेंस होती है वो पूरी गिल्ड की रैंकिंग को चेंज कर देती है। और ऐसा लगता है कि मेरा जो गुड लक है काफी ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, क्योंकि इस लाइफ में काफी ज्यादा मैं रैंक प्लेयर से मिलते जा रहा हूँ अपने रिग्रेस हो जाने के बाद में। और वो अपने पास्ट लाइफ को सॉरी की तरह देखने लगता है। तभी जो सिन तहरी होती है वो कहने लगती है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। एमजी सोचने लगता है आउट ऑफ नोवेयर आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है, और वो कहता है बेल अगर मैं किस चीज़ के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर से करूँगा। जिसके बाद वो कहने लगती है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हम दोनों यहाँ पर एक फाइट कर सकते हैं। जिस वजह से हम देखते हैं मीजो और वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मीजो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है सिस आखिरकार तुम ये किस तरीके का फेवर मांग रही हो जिस पर्सन से तुम पहली बार मिली हो, और तुम्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन सिंतहरी कहने लगती है मैंने तुम्हें अपने रास्ते में लौटते समय पहले से ही कहा था। वो सोचने लगती है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें बताते हैं जब मीशो ने कहा था इसीलिए मैं उसे इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कराना चाहती थी, तो सिंतहरी बोलती है कि मैं खुद से ही जाऊंगी और उसे यहाँ पर देखूंगी कि वो इसके लिए वर्दी है कि नहीं। लेकिन उसने इतने आराम से कहा था कि मीजो को ये सुनाई भी नहीं दिया था, तो इसलिए मीजो कहने लगती है उस चीज को हम यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो सेंगुइन से कहने लगते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी जो यूनी है मतलब की जो बड़ी बहन है वो थोड़ी ऐसी ही है, उसे लोगों को चैलेंज करना काफी ज्यादा मजा आता है ऑनेस्टली। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से मीसो भी शॉक्ड हो जाती है और एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और कहता है कि हमें अपनी फाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मिजू कहने लगती है सेंग्योन ये एक टॉप रैंकर नेशनल प्लेयर है और तुम इसके साथ इतनी आसानी से फाइट नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होने वाला है। लेकिन एमसी कहता है कि एक नेशनल रैंकर से फाइट करना ये मेरे लिए काफी ज्यादा हुनर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, और मैं इतनी आसानी से इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। तो सिंतहरी कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुम लोगों को आसानी से जज कर लेती हो मिजो, और तुमने एक बहुत ही ज्यादा अच्छे बंदे को चूज किया है, और मुझे यहाँ पर पहले माफी मांगने दो अपने अनप्रोफेशनल तरीके से बात करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और कहने लगती है कि हम कुछ 5 मूव्स को यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाले हैं, तो तुम मुझे बता देना जब तुम रेडी हो जाओगे। एमसी सोचने लगता है ऑल्दो मेरे पास कोई चांस मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाला हूँ। इस वजह से वो देख सकता है कि वो अपनी पिछले लाइफ के मुताबिक इस लाइफ में कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है और उसे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किन चीजों की जरूरत है। और सीरियसली उसने अपने सिर्फ जो वेपन है उसे मैनिफेस्ट किया था, अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन उसका पूरा जो ऑरा था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। और एमसी सोचने लगता है मुझे और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, और वो कहता है कि मैं रेडी हो चुका हूँ, और अपने वो साइकिक एबिलिटी को भी यूज करने लगता है। और वो बताता है कि वो शुरुआत से ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने वाला है। मीजो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो दोनों को स्ट्रोक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था, और उसका जो माइंड था वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है।
जिसके बाद एमसी कहने मतलब कि जो सिंथेरी होती है वो कहने लगती है तो मैं अब जो पहला मूव है वो उसे करने वाले हूँ, और हम देखते हैं वो अचानक से अपने प्लेस से डिसअपियर हो जाती है। एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक इडियट हूँ, मेरे करंट फिजिकल कैपेबिलिटीज के मुताबिक मैं उसके रिएक्शन टाइम के लिए वेट नहीं कर सकता, और मुझे उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, यही मेरे लिए फायदेमंद होगा। और वो ऐसा ही करता है, और हम देखते हैं बस तेरी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जैसा कि उसने प्रोडक्ट किया था ये उतना ज्यादा आसान भी नहीं था। सिंथेरी की पावर बहुत ज्यादा होती है और एम से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन सिंथेरी और भी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और दोबारा से अटैक करने लगती है और कहती है तुम्हारे मूव काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन वो उसके ऊपर जाकर एक और अटैक करने लगती है। वो बताती है कि मुझे और भी ज्यादा ऐसा लगता है अपने एफर्ट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी 4 जो मूव हैं वो बची हुई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव करने लगती है। एमसी उसे कैचअप भी नहीं कर पा रहा था, और वो मनी में सोचने लगता है ये तो कम्प्लीटली एक मॉन्स्टर है, वन ऑफ द टॉप जैसे हम कहते हैं, ये कहीं ज्यादा फास्टर है। और अगर ऐसी बात है तो उसे पहले की तरह अपने सेंसेस पर फोकस करना होगा और कम्प्लीटली अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं करना होगा। हम देखते हैं वो अपनी आंखों को बंद करने लगता है और उसकी मूवमेंट को रीड करने के लिए अपने इंस्टेक्ट को यूज करने लगता है, जैसा कि उसने पहले किया था। भले ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन इस सिचुएशन में यही उसके काम आ सकता है, वरना वो सिंथेरी की फास्ट मूवमेंट को यहाँ पर कैच ही नहीं कर सकता और एक ही मूव में हार जाने वाला है। उसको आंख बंद करते हुए देखकर मीजो भी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहने लगती है आखिरकार ये कैसे कर सकता है, ये क्या क्रेजी हो चुका है। मेरी सिस्टर और उसके बीच में काफी ज्यादा बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों को बंद कर रहा है। क्या वो पागल हो चुका है? लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एमसी जो सिंतेंगो होता है उसका ऑरा पूरी तरीके से बदलने लगता है, और हम देखते हैं वो अपने सेंसेस को काबू में कर कर अपने अपोनेंट की मूव को ट्रेस करने लगता है और लास्ट मूवमेंट पर अपने आप को डॉज कर कर उसके अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर सिंथेरी भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल फोकस था तुम्हारा, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम और भी ज्यादा अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, क्योंकि जो मेरी सेकेंड स्ट्राइक होने वाली है उसे ब्लॉक करने के लिए मोस्ट ऑफ द स्वॉर्डमैन फेल हो जाते हैं इस लेवल को फोकस को रीच करने के लिए, क्योंकि इस तरीके को फोकस को यूज करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। लेकिन तुम तो एक न्यूबी हो। जिसके बाद एमसी सोचने लगता है उसे हर एक चीज के बारे में पता है। तो सिंथेरी कहने लगती है तो मैं फाइट करने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक वेटेरियन प्लेयर से फाइट कर रही हूँ, ना कि मैं कोई न्यूबी से फाइट कर रही हूँ। तो एमसी कहने लगता है मुझे भी एक बात कहनी है। तो सिंथेरी कहने लगती है ऑलराइट, हमारी जो 3 मूव है वो बची हुई है। एमसी भी कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ। सिंथेरी शॉक्ड हो जाती है लेकिन कहती है ऑफ कोर्स। तो एमसी कहता है थैंक यू, देन हम ऐसा क्यों नहीं करते, जो 3 मूव है हम उसे स्किप कर कर एक ही मूव में ऑल आउट अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। जिस वजह से हम देखते हैं सिंथेरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है व्हाट डिड यू से, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब था। तो एमसी कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील करता है अगर मैंने इस चांस को यूज नहीं किया तुम्हारे अगेंस्ट में तो मैं कुछ ज्यादा बड़ी चीज अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, लेकिन मैं फिर भी एक लास्ट स्ट्राइक में अपनी पूरी पावर को यूज करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है जो मुझे यहाँ पर सरपास करनी है। और एमसी मनी में सोचने लगता है कि मैं हॉनेस्ट होता हूँ, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा भी चांस नहीं है कि मैं उसे जीत सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने अपनी आंखों से उसकी ट्रू कैपेबिलिटीज को नहीं देखा तो ये मुझे कंटिन्यू ट्रेनिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं जो मीजो थी वो कह रही होती है उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना, लेकिन सिंथेरी तुरंत ही इसके लिए मान जाती है। लेकिन मीजो अभी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिंथेरी कहती है कि मैं अपनी 100% पावर को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग मोड में फाइट नहीं कर रहे होते हैं। वो बताती है कि मैं तुम्हें अपनी फुलेस्ट स्पीड को शो करने वाली हूँ कि मैं फुल स्पीड पे क्या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी पावर को यूज करूंगी तो जो मेरी स्किल है वो कंट्रोल करने में मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैं अपनी पूरी पावर से तुम्हारे साथ फाइट तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत सारी अपनी पावर्स को जरूर बताऊंगी। एमसी कहता है कि ये मोर देन एनफ होने वाला है, और वो सोचने लगता है सिंथेरी अपनी फुल स्पीड में अगर मैं
इसे यहाँ पर कीप अप करने में मैनेज कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए सक्सेस होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं सिंथेरी अपने रनिंग स्टेज में आ जाती है और एमसी उसे एक रियल डील की तरह ट्रीट करने लगता है और कहता है अगर मैं इस मूवमेंट पर फेल हो जाता हूँ तो। लेकिन तभी जो सिंथेरी होती है वो अपनी स्पीड के कारण आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है और एमसी कहता है अगर मैं इसे रोकने के लिए फेल हो जाता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम बिल्कुल भी मौजूद नहीं था और वो समझ जाता है कि मुझे जब मैंने कहा था तभी से मुझे रेडी हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं उनकी दोनों की पावर के कारण आजू बाजू की बिल्डिंग के जो ग्लासेस थे वो भी टूटने लगते हैं क्योंकि सिंथेरी की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। एमसी उसे रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था और वो सोचने लगता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं जो आजू बाजू की स्पेस है उसे अटैक करने वाला हूँ, जिससे पहले वो यहाँ पर आ पाए मैं उस प्लेस को अटैक कर दूंगा। हम देखते हैं उसकी जो सीधी स्वॉर्ड स्ट्राइक थी वो सिंथेरी के ऊपर जाने लगती है, लेकिन उस चीज को देखकर भी सिंथेरी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी वो शैडो इल्यूजन स्किल को यूज कर लेती है और तुरंत ही एमसी के पीछे आ जाती है। एमसी भी शॉक्ड हो चुका था, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जो सिंथेरी होती है अपने स्वॉर्ड के बैक हैंडल को उसके फेस पर दे मारती है और उसे काफी जोर से गलती है। जिसके बाद वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? मिज़ो को भी चिंता होने लगती है। यहाँ पर जो एमसी था वो कहता है ऑलराइट मैं यहाँ पर फाइन हूँ, लेकिन वो सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम अपनी स्किल को यूज नहीं करने वाली। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हमने काफी ज्यादा गैप कर लिया था क्योंकि मेरे घर में शादी आ चुकी थी। अब इसके बाद हम कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, जिसके बाद मैं यहाँ पर एक 100 चैप्टर्स की एक सीरीज को भी लेने वाला हूँ, जिसके मैं टोटल 4 से 5 पार्ट अपलोड करूंगा। तो उसके लिए यहाँ पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।